आज कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे? 4 सेक्शन के। दे ना। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अस्सलाम चुप होना, वालेकुम। अच्छा बोलना नहीं। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप वालेकुम अस्सलाम सबसे सर। मैंने लास्ट क्लास में कहा था रिकंस्ट्रक्शन का हैंड आउट सबके पास होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, हार्ड कॉपी में हैंड आउट की शक्ल में सबके पास होगा। यस सर। यार अब अरीन, ये मैं ये क्वेश्चन अपलोड कैसे करूँगी? बस बाद में करेंगे इसका सॉल्यूशन, इसका पैटर्न। हम्म? पहले कुछ चीज़ें हैं, पहले मुझे वो डिस्कस टेंशन कर हो लें, रही है। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको। देना है, देना थोड़े से अच्छे लग रहे हैं यार, थोड़े से ज़्यादा दे दे यार। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये जो हम जिस चैप्टर को आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन, इसके साथ दो चैप्टर्स और भी हैं, एब्जॉर्प्शन और एमालगेमेशन। टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन भी करवा दूंगा। ये जहन में रख के जो जिस टाइप ऑफ बिजनेस से हम इन टॉपिक्स पे डील करेंगे वो है ओनरशिप के हवाले से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ओनरशिप के हवाले से बिजनेस की 3 टाइप्स होती है, आप सबको पता होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। इन चैप्टर में हम जिस टाइप ऑफ बिजनेस से डील कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी है। अब कंपनी के अंदर कैपिटल को क्या कहते हैं? चुप। शेयर कैपिटल कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कहलाता है, पार्टनरशिप में कैपिटल कहलाता है, मगर कंपनी के अंदर कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप सबको पता होगा इसका। अब शेयर कैपिटल की 3 टाइप्स होती है। पहली टाइप का नाम ऑथोराइज कैपिटल होता है। ऑथोराइज कैपिटल के दो नाम और भी होते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। क्या किसी को आइडिया है इसका ऑथोराइज कैपिटल से क्या मुराद है? सर जो कंपनी रजिस्टर हो स्टॉक में, शेयर में। थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, आसान सर अल्फाज में बता दो। सर वो सर वो कैपिटल जो कंपनी को इख्तियार होता है, आप जितने कैपिटल शेयर कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। करेक्ट, बिल्कुल सही। ऑथोराइज कैपिटल से मुराद वो कैपिटल है जिसके पास कंपनी, जिसको हासिल करने का कंपनी के पास इख्तियार होता है, अथॉरिटी होती है। एक कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर करवाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तो एप्लीकेशन दी जाती है कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट से पहले, उसमें आपको अपर लिमिट ऑफ द शेयर कैपिटल मेंशन करना पड़ता है कि हम मैक्सिमम कितना कैपिटल हासिल कर सकते हैं। जो लिमिट आप अप्रूव करवाते हैं उस एप्लीकेशन में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, उस उस शेयर कैपिटल के लिमिट को हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। ये वो कैपिटल है जिस अमाउंट से कंपनी को रजिस्टर किया गया, इसी वजह से इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। और ये होता है बराए नाम, यानी ये सरमाया कंपनी हासिल कर सकती है, इस लिमिट के अंदर कंपनी सरमाया हासिल करेगी, तो ये बराए नाम नॉमिनल कैपिटल होता है।
यानी ऑथोराइज कैपिटल आपको कैपिटल की अमाउंट शो नहीं करवाएगा जो कंपनी हासिल कर चुकी है, बल्कि कौन सी अमाउंट शो करवाएगा जो कंपनी हासिल कर सकती है। सेकंड टाइप मैंने कौन सी बताई यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं। ऑथोराइज तो मैंने बता दिया ना आपको कि कंपनी के पास इतनी अथॉरिटी है कैपिटल हासिल करने की। हाँ, जो राइट एक्सरसाइज कर लिया कंपनी ने, जितना सरमाया हासिल करना था वो कंपनी ने हासिल कर दिया, उस कैपिटल को क्या कहते हैं? फिर वो नाम यहाँ पे नहीं है, इन तीनों में वो नाम नहीं है। किसी को पता है उस कैपिटल को क्या कहते हैं? सर रिपीट कीजिएगा। ऑथोराइज कैपिटल से मुराद वो कैपिटल है जो कंपनी हासिल कर सकती है, ठीक है ना। अब इस लिमिट के अंदर कंपनी कुछ सरमाया हासिल कर लेगी। जो सरमाया कंपनी ने हासिल कर लिया उसे क्या कहते हैं? सर प्रीमियम। उसे कहते हैं इशूड एंड पेड अप कैपिटल। यानी शेयर इशू हो गए और उसके बिहाफ पे कंपनी को पेमेंट रिसीव हो गई, तो वो कहलाता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। वो नाम यहाँ नहीं है, इन तीनों के अंदर वो नाम नहीं है। वो 3 स्टेप हो गई, वो लिखना चाहिए था, आप लिख लो। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में पहला नाम क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। दूसरा आप लिख लो इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड एंड पेड अप कैपिटल, तो ये वो अरे कैपिटल इसको है जो बोलो कंपनी ऐसे बोलो। इशू कर चुकी और पेमेंट पता रिसीव नहीं कर है, चुकी। हमको पता होगा, जानने वाला पूछो। अब ये बताओ, पार वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या होती है? कितने रुपीज होती है पार वैल्यू? 10 रुपये। 10 रुपए। अगर ऑथोराइज कैपिटल लिखा हुआ है कि 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑथोराइज कैपिटल की बात कर रहा हूं, 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट क्या बनेगी? सर 20 मल्टीप्लाई लाख करेंगे तो कर दो ना मल्टीप्लाई, 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 20 लाख कर दीजिए। 20 लाख। देखो, ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी हासिल कर सकती है। इतने का कंपनी के पास इख्तियार होता है। मैं बोल रहा हूं कि वो जो इख्तियार है वो लिखा हुआ है, बयान किया गया है कि 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये ऑथोराइज कैपिटल है। अमाउंट कितनी बनी? 20 लाख बनी। 20 लाख। 20 लाख। अब देखो यहाँ पे ये गौर करो, अगर कंपनी चाहे तो कितने शेयर इशू कर सकती है? 2 लाख। 2 लाख। अगर शेयर की बात करें तो 2 लाख, और अगर अमाउंट की बात करें तो कितना सरमाया रेस कर सकती है? 20 लाख। 20 लाख। क्योंकि 2 लाख शेयर का मतलब 20 लाख रुपए होगा ना, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है। तो अगर मैं कहता हूं ऑथोराइज कैपिटल जो नंबर में है वो है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑथोराइज कैपिटल आपको दिया गया है 50,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50,000। अमाउंट बताओ कितनी है? 5 लाख सर। 5 लाख। अगर शेयर की बात करें तो 50,000, अगर अमाउंट की बात करें तो 5 लाख। अब ये अपर लिमिट है शेयर की, इससे ज्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। फर्ज करो 50,000 अपर लिमिट की ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी ने इशू कर दिया 30,000 शेयर इशू कर दिए, तो कितना सरमाया हासिल कर लिया? 30,000। 3 लाख। कितना सरमाया 3 लाख 3 हासिल लाख कर सर, मैं लिया। कितना देता हूँ? 3 लाख। कितना मजीद हासिल कर सकते हैं अगर चाहे तो? 2 लाख मजीद 2 कर लाख सकते हैं। 2 लाख। 2 लाख। क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपए था। इशूड एंड पेड अप कैपिटल हमेशा ऑथोराइज कैपिटल से क्या होगा, कम या ज्यादा? कम होगा सर। हमेशा ऑथराइज कम होगा। सर कम होगा। हमेशा कम होगा। ऑथोराइज हमेशा ज्यादा होगा। ऑथोराइज तो अपर लिमिट है ना। दोबारा देख लो, बराबर भी हो सकते हैं। अब इस सूरत में ये होगा, इस सूरत में ये होगा कि कंपनी के पास मजीद शेयर इशू करने की अथॉरिटी नहीं होगी, वो अपना राइट एग्जॉस्ट कर चुका है फिर। सर ये अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? देखो, जब कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये पीसी ऑर्डिनेंस है 2016 का,
पाकिस्तान कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, तो उसके अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जो पर्सन ऑथोराइज है उसे कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपको निगोशिएट करना पड़ता है, लीगल एक्सपर्ट होते हैं। कंपनी का बनाना इतना आसान काम नहीं है, कंपनी को बनाना बहुत मुश्किल काम है भाई। लीगल एक्सपर्ट की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, निगोशिएशन होती है, वो आपकी फिजिबिलिटी देखते हैं कि जो बिजनेस आप इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं आपके पास फंड कितना है खुद का, इस बिजनेस के लिए कितना फंड रेज करना चाहिए, फ्यूचर में आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपके प्लान्स क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर जो फाउंडर्स, जो प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, वो एक अपर लिमिट अपने लिए अप्रूव करवा लेते हैं और फिर उसी अपर लिमिट के अंदर रहते हुए वो लोग शेयर इशू करके कैपिटल रेज करते रहते हैं मार्केट से। तो ऑथोराइज कैपिटल और इशूड एंड पेड अप कैपिटल का फर्क सबको समझ में आ गया? यस सर। अब दोबारा देख लो, मैं आपसे कह रहा हूँ 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मैं बात कर रहा हूँ ऑथोराइज कैपिटल की। 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। शेयर्स की बात करें तो कितना बना? 2 लाख, और अगर अमाउंट की बात करें तो 20 लाख। 20 लाख। अब फर्ज करो कंपनी ने इशू किया है 1,30,000 शेयर, 10 रुपए के हिसाब से, कितना सरमाया इकट्ठा कर लिया? दोबारा एक बताएं। लाख एक दोबारा लाख तीस बताएं हजार सर। 1,30,000 शेयर कंपनी इशू कर चुकी है। कितना सरमाया, कितना कैपिटल रेस किया है फ्रॉम पब्लिक? सर 13 lakhs। 13 लाख 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए। और अगर कंपनी चाहे तो मजीद कितना सरमाया रेस कर सकती है? 20 लाख तक टोटल था ना सर उनका। नहीं तो मजीद कितना कर सकती है, मजीद कितना कर सकती है? 7 लाख। सर 7 7 लाख। आउट ऑफ 20 लाख 13 लाख रेस कर दिया था ना, तो 7 लाख बचते हैं। जो शेयर कंपनी इशू करती है उसकी 2 टाइप्स होती है। अब यहां पर 2 और 3 लिखा हुआ है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ये बाद में याद रखने में थोड़ा मुश्किल हो गया। शेयर की भी 2 टाइप्स होती है, एक होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर ऑर्डिनरी वो शेयर कैपिटल वीआईपी के लिए होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आई थिंक। मैं नहीं समझा। सर वीआईपी जो शेयर होल्डर्स होते हैं शायद उनके लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। अब वीआईपी शेयर होल्डर को हम कैसे एलिबोरेट करेंगे, कैसे बयान करेंगे, वीआईपी से क्या मुराद है कोई? गौर कर, बात तुम्हारी सही है, सर किसी हद तक जिनके सही बड़े है। बड़े शेयर्स होते हैं, मतलब जो बहुत हैवी अमाउंट में जो है शेयर्स खरीदते हैं, और सर वो फिर जो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हो सकते हैं। नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? आम सेंस में इसका मतलब होता है मामूली। ऑर्डिनरी का मतलब ही मामूली होता है। प्रेफरेंस का मतलब खास होता है, खास होता है, खास। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सस्ता होता है, 10 रुपए का होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। अब इसकी जो कीमत है वो 10 से ज्यादा होगी, वो 20 भी हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नॉर्मली प्रेफरेंस, हाँ नॉर्मली 100 रुपए होती है ना सर प्रेफरेंस शेयर का। सर वो 10 से दूसरी शेयर ज्यादा होता है। होल्डर्स के मुकाबले में इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं मैं हर मामले में, डिसीजंस के मामले में। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग एक यार मिनट अगर आगे तो चलने दो सर। तो 1 मिनट सुन लो तो आपके सब डाउट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सस्ता होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल महंगा होता है। जो चीज़ सस्ती होती है उसके अंदर फैसिलिटीज कम होती है, महंगी चीज़ के अंदर फैसिलिटीज ज़्यादा होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो लोग खरीदते हैं उनको 3 तरह की सहूलियात मिलती है जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वालों को नहीं मिलती। ये ज़हन में रखें, 3 फैसिलिटीज मिलती है, 3। पहली फैसिलिटी क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड वो फिक्स होता है, फिक्स एक अमाउंट होता है, परसेंटेज फॉर्म में लिखा होता है, और ये परसेंटेज हमेशा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम के साथ लिखी होती है। नहीं लिखा होगा 12% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर, 20% प्रेफरेंस शेयर, ये परसेंटेज उसके नाम का हिस्सा होता है।
और जितना परसेंटेज लिखा गया है वो आपको ये बता रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अमाउंट इन्वेस्ट की है, इस अमाउंट का इतना परसेंट इनको डिविडेंड हर साल मिलेगा। ये फिक्स होता है। दैट्स द फर्स्ट फैसिलिटी दैट दे विल गेट। दूसरी फैसिलिटी ये होती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड वो क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब इनका डिविडेंड लैप्स नहीं करता, इनका डिविडेंड डूबेगा नहीं। फर्ज करो कंपनी को एक साल फायदा नहीं हुआ, घाटा हुआ है, खसारा हुआ है, इस सूरत में तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा ना। लेट सपोज कंपनी को 2 साल घाटा हुआ, दोनों साल डिविडेंड नहीं देंगे, तीसरे साल देंगे। तो तीसरे साल डिविडेंड दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तीसरे साल का नहीं मिलेगा, इनको तीनों सालों का एक साथ मिल जाएगा। इनका डिविडेंड लैप्स नहीं करता, क्यूमुलेट होता है। जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड अगर एक दफा साल गुजर गया ना, वो उनको दोबारा नहीं मिलेगा, रीपे नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तीसरी फैसिलिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की ये होती है, अगर कंपनी को लॉसेस का सामना करना पड़ा और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं। लिक्विडेट करने का मतलब अपने तमाम एसेट्स को हम सेल करके वाइंड अप कर रहे हैं, अपनी कंपनी को वाइंड अप करके बिजनेस खत्म कर रहे हैं। तमाम एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा। तमाम एसेट्स को सेल करने के बाद जो लोग इन एसेट्स के ऊपर हक रखते हैं उनको अदायगी होगी। अब इस कतार में सबसे पहले अदायगी किसको होगी? इस कतार में 5 लोग खड़े होते हैं, इस कतार में 5 लोग खड़े होते हैं। सबसे पहले अदायगी होगी गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट के ड्यूज है ना, ड्यूज, यूटिलिटीज हैं, टैक्सेस हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को फारिग किया जाएगा। गवर्नमेंट के बाद जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, अगर उनके कुछ एरियर्स बचते हैं तो सेकंड नंबर पर पेमेंट उनको की जाएगी, एम्प्लॉयज की। नंबर 3, जो क्रेडिटर्स हैं, जिन लोगों ने कंपनी को कर्जा दिया था, उधार दिया था, जो बॉन्ड होल्डर्स थे, डिवेंचर होल्डर्स थे, या बैंक से अगर कोई लोन दिया था, तो इन लोगों को अदायगी तीसरे नंबर पे की जाएगी। कतार में चौथे नंबर पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़े होते हैं, सबसे आखिर में गरीब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर खड़े होते हैं, उनका 5वां नंबर होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये फैसिलिटी मिली कि वो कतार में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से आगे खड़े होते हैं, यानी उनका रिस्क ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में कम होता है। तो 3 तरह की सहूलत मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। हाँ, तीसरी वाली जो आपने बताई है कि ये इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है शेयर प्रेफरेंस वालों को, तो इसको लिखते कैसे तीसरी पॉइंट? मैं नहीं समझा, सवाल नहीं समझ पा रहा। एक पेटेंट फिक्स होता है, दूसरा लॉस नहीं होता, तीसरा एक इम्पोर्टेंट फैसिलिटी शॉर्ट में जो आ जाए। देखो, कंपनी अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है ना, कंपनी अगर खत्म हो रही है तो कंपनी के एसेट बेच दिए जाएंगे। एसेट बेचने के बाद कैश जो इकट्ठा किया जाएगा, कैश को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिनका कंपनी के ऊपर क्लेम था, उनके दरमियान तकसीम कर देंगे। तो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये खुद अदायगी से पहले होगी एजेंट्स बनाना है ऑर्डिनरी जो वालों मतलब से। अपने पसंद से हमारे सेल्फ पे करना है। बात समझ में आ गई सबको? जी सर। अच्छा, ये याद रखो, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। क्या मतलब? जब असल में जो कंपनी के ओनर्स है ना, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर नहीं होते। और मैंने आपको याद है कि लास्ट में मैंने एक दफा एक एग्जांपल दी थी एक एरोप्लेन की, अगर आपको याद हो। जी सर, बिल्कुल। सेक्शन एक एरोप्लेन की मैंने एक एग्जांपल दी थी, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था वही। शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स का क्लेम होता है कंपनी के ऊपर, उसके अंदर
कुछ अकाउंट्स आते हैं। अब शेयर होल्डर इक्विटी में अगर बैलेंस शीट की बात करें, थोड़ा सा इससे डेविएट कर रहा हूं यार, ये तमाम बच्चे माइक ऑफ कर लें। माइक आप, जब मैं बात कर रहा हूं तब आप अपने माइक ऑफ कर लेंगे, तब आपको भी आसानी होगी सुनने में, मुझे भी बोलने में आसानी होगी। सभी शुक्रिया आप। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, एसेट्स और इक्विटी। और एसेट के अंदर फिर 2 फर्दर सब सेक्शन बनते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। इन दोनों का टोटल क्या कहलाता है? टोटल एसेट्स। इक्विटीज के अंदर जो 2 सेक्शन बनते हैं, कोई बताएगा मुझे कौन कौन से 2 सेक्शन बनते हैं इक्विटी में? लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी सर। लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी, बिल्कुल सही है, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। अच्छा, कंपनी के अंदर ओनर इक्विटी को क्या कहते हैं हम? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इक्विटी। क्योंकि कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो होते हैं। तो जब तो शेयर होल्डर इक्विटी की बात कर रहा हूं तो वही ओनर्स इक्विटी की बात कर रहा हूं। अब शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर कौन सा अकाउंट मस्ट है जो लाजमन होगा? शेयर कैपिटल, ये लाजमन होगा। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो शेयर होल्डर इक्विटी कहां से आ गई? अगर शेयर इशू किए गए और शेयर पर कुछ मुनाफा हुआ, वो जो मुनाफा हुआ शेयर के ऊपर, जो प्रीमियम कहलाता है, शेयर प्रीमियम, उस पर दावा किसका है? उसका मालिक कौन है? शेयर होल्डर सर। तो शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर दूसरा अकाउंट है दूसरा अकाउंट है शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल भी उन्हीं का पैसा है और शेयर प्रीमियम भी उन्हीं का है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व होते हैं, रिजर्व फॉर बिल्डिंग, रिजर्व फॉर प्लांट, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, ये तमाम रिजर्व्स कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ का एक हिस्सा होते हैं। तो ये तमाम रिजर्व भी शेयर होल्डर इक्विटी का ही हिस्सा है। यानी ये मालिकान की दौलत के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, ये उनकी वेल्थ के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 4 क्या है? रिटेन अर्निंग। कोई मतलब बताएगा इसका? सर जो कमा चुके हैं वो। माजी का जमा शुदा मुनाफा। रिटेन अर्निंग का मतलब है पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, माजी का जमा शुदा मुनाफा। यहां पर एक अकाउंट लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। किसी को मतलब पता है प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है? छोटा मोटा खर्चा। नहीं नहीं नहीं, वो तो मिसलेनियस होता है। डेली बेसिस पे जो होते हैं सर जो नहीं नहीं नहीं, सर जो हरगिज़। सर जो चुप आप हो जाओ। एक्सपेंस अपना जैसे कि जब आप शेयर की प्रॉफिट डिवाइड करते हैं तो उस दौरान जो एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस के बदले कैश की जगह आप किसी को शेयर सेल कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? यार बहुत ज्यादा तुमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है इसको। लेट्स मी मेक इट अ सर बिट अगर सिंपल। किसी को पेमेंट करती हो तो किसी का शेयर दे देना तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। लेट्स अलाउ मी टू ट्राई। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इब्तिदाई। अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे, इस लफ्ज का मतलब होता है इब्तिदाई। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पूरा मतलब बनेगा इब्तिदाई खर्चा। जब कंपनी जिस वक्त स्टेब्लिश हो रही थी, जब कायम हो रही थी, तो शुरू के एक्सपेंसेस कौन कर रहा था? प्रोमोटर्स। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। यस सर। कंपनी बनाने वाले प्रोमोटर्स कहलाते हैं। प्रोमोटर ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, अपना वक्त दिया, अपना पैसा लगाया कंपनी को एस्टेब्लिश करने में, बनाने में। जब एक दफा कंपनी कायम हो गई, तब कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और पब्लिक से सरमाया आ गया कंपनी के पास। ये पब्लिक से फंड रेस करने तक क्या कुछ पैसा लगा या नहीं लगा है? आप ये बताओ। लगा है सर, बिल्कुल सारा लगा होगा, बहुत सारा लगा होगा। तो बाद में जब न्यूज़पेपर के अंदर वो जो एडवर्टीजमेंट आती है, जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं, प्रोस्पेक्टस का भी आपको पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने एडीबी पढ़ी है। वो जो न्यूज़पेपर के यस अंदर सर। एड आता है,
जनरल पब्लिक को इनविटेशन होती है कि आप इस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करें, वो उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी लाखों रुपए खर्चा आता है, पूरे पेज पर वो होता है इश्तिहार। ये सारा खर्चा किसने किया था? प्रोमोटर ने किया था। अब प्रोमोटर ने खर्चा कर दिया, बाद में कंपनी एस्टेब्लिश हो गई, शेयर कैपिटल से, शेयर मार्केट से कैपिटल रेस कर दिया गया, कंपनी के पास सरमाया आ गया, और जब एक दफा फाइनेंस आ गई तो इन्वेस्ट कर दिया और बिजनेस का ऑपरेशन शुरू हो गया, चालू हो गया। क्या कंपनी के बानियान का कंपनी पे कुछ हक बचता है या नहीं बचता? बचता है ना। फिर क्या करते हैं, कंपनी के बनाने वालों को उनकी खिदमत के तरफ में मुफ्त शेयर बांटते जाते हैं, वो फ्री शेयर होते हैं। अगर बैलेंस शीट की बात करूं, ये थोड़ी टेक्निकल बात है, आप लोगों ने जरा सुनना है इसे। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो डेबिट क्या होगा? 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए गए, डेबिट क्या होगा? कंपनी की बात कर रहा हूं, कैश डेबिट हुआ, क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। कैश डेबिट हुआ, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। बैलेंस शीट बना के देखो, एसेट में कितना कैश आ गया? 1 लाख, और इक्विटी साइड पे आ रहा, शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। क्या बैलेंस शीट की दोनों साइड टेली कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है ना। हमेशा एसेट और इक्विटीज बराबर होते हैं, ये बिल्कुल एक नया बिजनेस है। 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए, कैश डेबिट हुआ 1 लाख, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 1 लाख से। बैलेंस शीट बना के देख लो, कैश 1 लाख, टोटल एसेट 1 लाख, शेयर कैपिटल 1 लाख, टोटल इक्विटी 1 लाख, दोनों साइड इक्वल हैं। अब फर्ज करो कंपनी ने फैसला किया कि हम अपने प्रोमोटर्स को 50,000 के शेयर मुफ्त दे रहे हैं, इसकी एंट्री क्या बनेगी? मुफ्त शेयर बांटे जा रहे हैं। सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट होगा सर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? शेयर अब शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, भाई हम शेयर इशू कर रहे हैं 50,000 के, इससे पहले कितने के शेयर इशू किए थे? 1 लाख। 1 लाख कैश पड़ा हुआ है ना, 1 लाख कैश पड़ा हुआ है, और कैपिटल कितना था? 1 लाख था। अभी कंपनी ने 50,000 के शेयर फ्री मुफ्त में बांटे हैं, इन कंसिडरेशन फॉर दियर सर्विसेज रेंडर टू द कंपनी। अब एंट्री क्या बनी? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट किया और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया। अगर मैं बैलेंस शीट अब बनाऊंगा, क्या बैलेंस शीट टेली करेगी या नहीं करेगी? सर करेगी। शेयर कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। वो तो 1.5 लाख है। 1,50,000। कैश कितना है? 50,000। 1 लाख। कैश तो 1 लाख है, कैश तो 1 लाख है। 1 लाख 50,000 दे दिया सर। तो फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो हम क्या समझे? क्या समझे? नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। इसे एसेट में रखना पड़ेगा, एसेट में रखना पड़ेगा इसे। ये ध्यान में रखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एसेट पे तो लिखा जाएगा, मगर ये होता कचरा है, ये जंग है, जंग, ये ट्रेश है। अब जरा बैलेंस शीट बना के देखो, कैश कितना है? 1 लाख। प्रीलिमिनरी कैश 1 लाख है भाई, कहां से 1.5 लाख? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? 50,000 सर। दोनों को जमा करो, ये दोनों एसेट पे पड़े हुए, बोल रहा हूँ, ये दोनों एसेट पे पड़े हुए हैं। 1.5 लाख। और शेयर कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। वो तो बराबर हो गया ना। याद रखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एसेट में लिखा जाएगा, मगर ये असल में होता है कॉन्ट्रा इक्विटी। ये कॉन्ट्रा इक्विटी है, ये इक्विटी में कमी का सबब बनेगा। और अगर कंपनी ने शेयर इशू किए, हाँ, काउंटर एंट्री वाली बात समझ में नहीं आई, दोबारा कॉन्ट्रा इक्विटी बोल रहा हूँ। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है ना, इसकी नेचर है कॉन्ट्रा इक्विटी। 50,000 इक्विटी से गए ना सर, इसलिए इक्विटी कम हो गई। नहीं, ये बताओ, अभी जो बैलेंस शीट हम बना रहे थे उसमें शेयर कैपिटल कितना पड़ा हुआ है? 1.5 लाख। 1.5 लाख पड़ा हुआ है, 1.5 लाख पड़ा हुआ है। अगर इन लोगों को 1.5 लाख रुपए बांटते हैं, कंपनी के पास 1.5 लाख रुपए है या नहीं? कंपनी के पास है। 1 लाख कैश पड़ा हुआ है बस।
एक लाख है कैश। मेरी एक्सपेंस पहले बांट दिया ना सर। वो तो कचरा है, ये तो कॉन्ट्रा इक्विटी है। इक्विटी में कमी का सब बनेगा, ये तो बोल रहा हूँ। ठीक है सर, सही है सर। लास्ट आइटम क्या है? शेयर डिस्काउंट। शेयर जब आप पार वैल्यू से ज्यादा में बेचते हैं तो फायदा होता है, प्रीमियम कहलाता है। और अगर आप शेयर पार वैल्यू से या फेस वैल्यू से कम पे बेचेंगे तो नुकसान होगा, उसे क्या कहते हैं? शेयर डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट। अब तक मैंने कि तमाम अकाउंट्स के आगे प्लस 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 माइनस लिखा हुआ है, मैंने अब तक इसकी बात नहीं की। अब जरा मैं इस पे आ रहा हूँ। अगर शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, तुम बताओ शेयर होल्डर इक्विटी में इजाफे का सबब बनेगा या कमी का? तो उसके आगे प्लस लिखा हुआ है, इजाफे का सबब ही बनेगा, कमी का सबब बन ही नहीं सकता। अगर शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है, इजाफे का सबब बनेगा या कमी का? सिर्फ इजाफे का सबब बनेगा, आगे प्लस लिखा हुआ है, आगे प्लस लिखा हुआ है, कमी का सबब नहीं बन सकता। तमाम किस्म के रिजर्व इजाफे का सबब बनेंगे, ये ऐड होंगे, ये उनकी वेल्थ में इजाफा करेंगे। रिटेन अर्निंग इजाफे का सबब बनता है कमी का, या दोनों का? ये दोनों का सबब बन सकता है। अगर रिटेन अर्निंग में पास्ट प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं तो प्लस होगा, और अगर रिटेन अर्निंग में पास्ट लॉसेस पड़े हुए हैं माइनस होगा। इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस शेयर होल्डर इक्विटी में इजाफे का सबब बनता है कमी का? सिर्फ कमी का, ये माइनस है। शेयर डिस्काउंट सिर्फ कमी का, ये माइनस है। ये जो मैंने 6 नाम लिखे हैं आपके सामने शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर, इनमें से 3 के आगे प्लस पड़ा हुआ है, 2 के आगे माइनस और 1 के आगे प्लस माइनस। ये आपको याद होना चाहिए। ये 6 नाम, ये प्लस माइनस के साइन, रिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन, एमालगमेशन, इन तीनों चैप्टर में बार बार यूज होंगे। इन 6 नामों को गौर से देख लेना। सर आप फोर्थ वाला दोबारा रिपीट कर सकते हैं, फोर्थ नंबर? रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है माजी का जमा शुदा मुनाफा। अगर कंपनी ने पास्ट में मुनाफा कमाया था, मुनाफा है ना, वो तो प्लस हो जाएगा। और अगर कंपनी को मुनाफे के बजाय लॉस हुआ है तो माइनस होगा ना। अब रिटेन अर्निंग के प्लस और माइनस का पता कैसे चलेगा? रिटेन अर्निंग अगर इक्विटी साइड पे पड़ा हुआ है, याद रखो एक बात, अगर इक्विटी साइड पे पड़ा हुआ है तो क्रेडिट है, इसका मतलब प्रॉफिट है। और अगर रिटेन अर्निंग एसिड साइड पे पड़ा हुआ है यानी कि डेबिट है तो लॉस है। ये दोबारा बताइएगा। रिटेन अर्निंग अगर इक्विटी साइड पे पड़ा हुआ है, इक्विटी साइड बैलेंस शीट के 2 सेक्शन होते हैं ना, एसिड और इक्विटी। अगर रिटेन अर्निंग इक्विटी सेक्शन में है तो प्रॉफिट शो करेगा, और अगर रिटेन अर्निंग एसिड के दरमियान पड़ा हुआ है तो इसका मतलब लॉस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमेशा एसिड के दरमियान होता है, और इसका मतलब क्या होता है? लॉस। ये तो नेगेटिव अमाउंट है। रिटेन अर्निंग कभी एसिड में होगा, कभी रिटेन अर्निंग में होगा। अगर एसिड में पड़ा है तो क्या मतलब है इसका? लॉस है। लॉसेस। और अगर इक्विटी में पड़ा हुआ है प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। कभी भी ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, आप लोग जल्दी से फिर कर लेना। अभी तो मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोगों ने दोबारा रिकनेक्ट जल्दी से करना है। क्वेश्चन 1 आज हमें करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 रिकंस्ट्रक्शन। हैंडआउट सबके पास है? जी सर। आप हैंडआउट देखते रहो। जिसके पास रिकंस्ट्रक्शन का हैंडआउट नहीं है, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं है तो डिस्कनेक्ट कर दे भाई, ये तो मैं सबको दे चुका हूँ।
स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शेयर भी कर रहा हूँ, डिस्कस भी कर रहा हूँ। बेहतर ये कि आप लोग तवज्जो या तो अपने हैंड आउट पे रखो या यहाँ पे रखो, ये एक ही चीज है। रिकंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? सर वापस से कंस्ट्रक्ट करना। दोबारा किसी चीज को करना, दोबारा तामीर से करना। कंस्ट्रक्ट करना। बिल्कुल सही है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब दोबारा तामीर करना। देखो, जब कंपनी, अगर कोई कंपनी का ऑपरेशन फेल हो जाए और उसे बार बार लॉसेस का सामना करना पड़े, बार बार, एक ऐसा पॉइंट आता है कि कंपनी के पास फिर दो रास्ते होते हैं। या तो वाइंड अप कर दें। वाइंड अप करने का मतलब समझते हो ना? क्लोज कर खत्म देना कर दो, सर। बस बिल्कुल क्लोज कर दो, तमाम एसेट बेच दो। तमाम एसेट्स बेचने के बाद कैश हासिल करो और मुख्तलिफ जो भी स्टेक होल्डर है उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब डर जाओ। ये पहला ऑप्शन है। मगर बाद लोग ये बड़ा पेनफुल होता है। बड़ा पेनफुल इसलिए कि अमूमन लोगों की एक लॉयल्टी भी स्टेब्लिश हो जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ बिजनेस के साथ, उसे अपने वजूद का हिस्सा समझते हैं। अगर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर इस चीज पर आमादा नहीं है कि वाइंड अप कर दें, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन का। वाइंड अप का मतलब क्या था? कारोबार खत्म करो, घर जाओ। रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? दोबारा तामीर करो। अब रिकंस्ट्रक्शन के केस में याद रखो, कंपनी को मुश्किलात का सामना है। यानी एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, जिसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उनकी सेल्स बढ़ रही है, वो रिकंस्ट्रक्शन क्यों करेगी? समझ में आ रही बात? जिस कंपनी को लॉसेस का सामना है, जिनका साइज ग्रो करने के बजाय श्रिंक कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन